नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज के पॉलिटी एमसीक्यू क्विज सेशन में हम लोग टॉपिक 1 पढ़ रहे थे, आज तीसरा दिन उसी टॉपिक का और आज अगले 20 सवाल हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग बल्कि 24 सवालों की चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आइए आज बारी है आज के कॉन्सेप्ट की। आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। देखिए, राजनीतिक वैधता का मतलब होता है पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस। अब पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस का सोर्स क्या नहीं है? देखिए, राजनीतिक वैधता का सीधा मतलब होता है कि किसी प्राधिकारी के अधिकार और उसकी स्वीकृति। राजनीतिक वैधता जो है, क्या मतलब है इसका? किसी अथॉरिटी के राइट्स और उसका एक्सेप्टेंस। ठीक है, किसी प्राधिकारी के, ये सब टर्म्स अगर आपको पता रहेगा तो आप यूपीएससी का जो नया पैटर्न है उसके सवाल कर पाएंगे। किसी प्राधिकारी के अधिकार व उसकी स्वीकृति, उसकी स्वीकृति। ठीक है, अच्छा। अब कहता है कि कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है, तो किसी प्राधिकारी के अधिकार और उसकी स्वीकृति को हम लोग राजनीतिक वैधता कहते हैं। देखिए, अगर कोई प्राधिकारी है, लोकतंत्र की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें लोकतांत्रिक इच्छा की या राजनीति में, तो सहमति तो हो ही सकता है। अगर किसी मुद्दे पर सारे लोग सहमत हो तो मुद्दा सही है, वो राजनीतिक वैधता का स्रोत है। कि विपक्ष भी सहमत है, सत्ता पक्ष भी सहमत है, तो बिल्कुल सही बात है, सहमति सही जवाब है। फिर कहते हैं तर्क संगत प्रज्ञा। तर्क संगत प्रज्ञा का मतलब है लॉजिकल, रेशनल या रेशनल लॉजिक या लॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई चीज लॉजिकली सही है तो उसे राजनीतिक वैधता का स्रोत माना जा सकता है। फिर कहता है कि शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति। देखिए, शासक कुछ करना चाहता है तो वो राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस के शासकों में से कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि मैं राज्य हूं, मेरी इच्छा राज्य का कानून है। जिन्होंने कहा कि यह चीज इसलिए लीगल है कि मैं ऐसा चाहता हूं, तो वो राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। कभी भी राजा की इच्छा शक्ति, राजा का पॉलिटिकल पर्सनल विल पावर जो है, वो उसकी इच्छा का शक्ति नहीं होता है, वो उसका राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब सी है, सार्वजनिक कारण। मान लीजिए कि ऐसा कारण है कि उस कारण को या पब्लिक वेलफेयर में कोई कार्य करना आवश्यक है, तो पब्लिक वेलफेयर भी क्या है? राजनीतिक वैधता का स्रोत है। सिवाय राजा का पॉलिटिकल विल पावर राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। पहले सवाल का जवाब सी होगा। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल पे, 42वां सवाल। भारतीय संविधान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं। पहला प्रश्न, पहला कथन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया। बिल्कुल किया गया है, बिल्कुल। अगर आपने पढ़ा हो हमारा फंडामेंटल राइट, तो हमने ना केवल फंडामेंटल राइट में, आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर लीजिए, आप डीपीएसपी की बात कर लीजिए, उसके बाद आप इधर चले जाइए, हमारे पास माइनॉरिटीज के लिए नेशनल कमीशन फॉर एससी है, एसटी है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है। तो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दरअसल ये रिकॉर्डिंग जब आप सुन रहे हैं तो उस समय तो रात हुआ होगा, लेकिन जब ये हो रही है तो इस समय सुबह के 4 बजे हैं और अचानक से मुझे ख्याल आया कि यार रिकॉर्डिंग करके रख देते हैं ताकि आपको टाइम पे मिल जाए। फिर है संघवाद। आपको देखिए, पहले भी मैंने संघवाद बताया था कि संघवाद क्या है। तो संघवाद का मतलब है कि जहां पर सेंटर और प्रोविंस दोनों को बराबर अधिकार मिले। ठीक है, सेंटर लगभग, ये जो है वो लगभग अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर हो? प्रोविंस के बराबर हो। केंद्र और राज्य के बीच जो है बड़ा निकटता का संबंध हो, नजदीकी का संबंध हो और जो है बराबरी का लगभग संबंध हो, तो संघवाद जो है बेहतर होता है। ठीक है, कहता है संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकार होना। बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक सेंटर और एक प्रोविंस होगा तभी संघ बनेगा। अकेले अकेले सेंटर का संघ तो बनेगा नहीं।
तो मुझे दोनों कथन सही हैं इसके, तो इसका सही जवाब सी है। कहता है अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है, कौन सा यूनियन गवर्नमेंट। देखिए इस पे बहुत सारे सवाल बने हैं, आपको मैंने यूनियन गवर्नमेंट के लक्षण पे, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के लक्षण पे, संघीय और एकात्मक के लक्षण पे बहुत सारे सवाल कराए हैं। फिर भी आपको मैं यहाँ पे फिर से एक सवाल दिखा रहा हूं। तो आपको याद होगा कि संघीय प्रणाली में दोहरी सरकार होती थी। तो यहां पे भी क्या है, संघीय प्रणाली में दोहरी सरकार है। कौन कौन सा दो स्तर होता है, एक स्तर होगा सेंटर और एक होगा प्रोविंस। एक क्या होगा, सेंटर और एक प्रोविंस। सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में स्पष्टतः निर्धारित होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो है लिखित संविधान होगा कहां पे, संघीय प्रणाली में। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि संघीय सरकार में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण होता है, सी वाला गलत है। उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वाचन मतलब इंटरप्रिटेशन और विवाद के मामलों में मध्यस्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सीधी सी बात है कि जब भी इन दोनों के बीच झगड़ा होगा तो कौन देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या है, इसलिए इसका सही जवाब सी है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 44 सवाल कहता है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने दल रहित लोकतंत्र की बात की थी, जिसने दल रहित लोकतंत्र की वकालत की थी। उनका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने पार्टीलेस डेमोक्रेसी कहा, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात की थी। ठीक है, अच्छा एक बार हम इन सब का जो है थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। जेबी कृपलानी, जीवटराम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम है। ये आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जो है, आचार्य नरेंद्र देव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी मेंबर थे। और ध्यान दीजिएगा ये चार के चारों जो है वो समाजवादी नेता हैं। क्या है ये, सोशलिस्ट लीडर हैं, समाजवादी नेता हैं चारों के चारों, मतलब सपा के नहीं है, सोशलिस्ट लीडर हैं, सोशलिस्ट लीडर हैं। ठीक है, हाँ जयप्रकाश नारायण को बता दिया मैंने। जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने जेपी आंदोलन चलाया था। और विनोबा भावे ये भूदान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और ये भारत के राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। एक बार तो लिख लीजिए इनके बारे में कि भारत के क्या है ये, राष्ट्रीय अध्यापक, नेशनल टीचर इन्हें कहा जाता है। और इसके साथ ही ये गांधी के क्या हैं, तो स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं। इसके गांधी के स्पिरिचुअल सक्सेसर हैं, गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। गांधी के क्या हैं ये, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए तो ये 44वां क्वेश्चन हो गया, इसका सही जवाब है बी। चलिए अगला चलते हैं हम लोग 45वें सवाल पे। भारतीय परिसंघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो भारतीय यानी इंडियन यूनियन की बात कर रहा है, अंग्रेजी में सीधा समझो, दिस इज टॉकिंग अबाउट इंडियन फेडरेशन या इंडियन यूनियन। तो भारत क्या है, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा। कहता है कि भारतीय संघ अमेरिका की अपेक्षा कनाडाई फेडरेशन की भांति अधिक है। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो फेडरेशन है वो अमेरिका से कम दिखता है और कनाडा से ज़्यादा समकक्ष है, क्योंकि अमेरिका में राज्यों और केंद्र के बीच एक समझौता है। हमारे यहाँ ऐसा समझौता वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, राज्यों का केंद्र में विलय है, मर्जर है। तो ये कनाडाई फेडरेशन से हमारा
मेलजोल ज़्यादा दिखता है। अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर जो है वो संघ में, ध्यान देना देखो हमने जब प्रशासन को बांटा ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी विषय थे हमने उनको 3 पार्ट में बांट दिया। क्या क्या बांट दिया? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसके बाद भी कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों में नहीं है, कोई तो ऐसा विषय बचा होगा, मान लो उस समय नहीं बचा होगा, बाद में कभी ख्याल आया या बाद में ऐसी कोई नई परिस्थिति पैदा हुई और एक नया विषय पैदा हो गया, तो उसको कहाँ रखा जाए, उस पर नियम कौन बनाएगा? तो उसे, वो जो तीनों में नहीं है उसे हमने कहा रेसिड्यूरी पावर, रेसिड्यूरी पावर उसे हमने कहा। और वो जो रेसिड्यूरी पावर है उसे हमने किसको दे दिया? वो हमने दे दिया यूनियन को। वो हमने किसको दे दिया? यूनियन को। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। फिर कहता है कि भारतीय संघ के राज्यों के पास पृथक होने का संवैधानिक अधिकार, ना तो संवैधानिक अधिकार है ना वैधानिक अधिकार है, और इंशाअल्लाह जब तक सूरज चांद रहेगा ये अधिकार राज्यों को मिलने वाला भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मर्जर है। भारत कैसा देश है? भारत डिस्ट्रक्टेबल प्रोविंसेस एंड इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, अविनाशी राज्यों का, ध्यान दीजिएगा ये स्टेटमेंट अगर याद रहेगा तो सवाल हो जाएगा हमेशा। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ, यानी राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो सकता है संघ की सीमा बदलने वाली नहीं है। सही जवाब इसका बी है, संघ में कोई काट छाट नहीं होगा। ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपको हर हाल में प्रीलिम्स में सफलता दिलाएगा, आपको हर हाल में मेंस में सफलता दिलाएगा। लगभग 10,000 MCQ प्रीलिम्स में और लगभग 3,000 क्वेश्चंस मेंस में हम कराएंगे, और ये हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम सारथी है। अगर आप अपने रथ को असफलता के दलदल से निकालकर सफलता के उच्चस्थ शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें और हमारे प्रोग्राम से जुड़े। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 46वां, लोकतंत्र के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफी होती है। कह रहा है लोकतंत्र, देखो लोकतंत्र में पहला तो सही है कि सरकार निर्वाचित होगी। लोकतंत्र की जो पहली बुनियाद है वो यही है कि सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है, फिर कहता है कि लोकतंत्र में लोगों के जो है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ता से लोगों के हारने के, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो डेमोक्रेसी में कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, इसमें कहीं किसी का कब्जा नहीं है सत्ता पर कि नहीं मैं ही हर बार जीतूंगा। कोई भी व्यक्ति कभी भी जीत सकता है, कोई भी व्यक्ति कभी भी हार सकता है, किसी का कोई कब्जा नहीं सत्ता पे, किसी का कोई कब्जा, कोई किसी की बपौती नहीं है सत्ता। ठीक है, हर 5 साल पे चुनाव होंगे और सत्तासीन लोग भी हारने की संभावना होती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, बिल्कुल तीनों ही कथन सही हैं। आज टाटा का, बिरला का, अंबानी का, सबका वोट वैल्यू क्या है? सेम है, वोट वैल्यू अलग अलग नहीं है। 47 क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक सैद्धांतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों व एवं विचारों से संबंधित है। कहता है कि जो पॉलिटिकल सिद्धांत हैं, पॉलिटिकल सिद्धांत की बात करें, देखो पॉलिटिकल सिद्धांत में हम वो विचार रखेंगे जो हमारे पॉलिसीज को ठीक से रिफ्लेक्ट करे। क्या करे? हमारी पॉलिसी को सिस्टमैटिक रूप में रिफ्लेक्ट करे, पॉलिसीज को सिस्टमैटिक तरीके से क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, और कुछ नहीं। कहा संविधान को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है। तो पहला सवाल जो है ये बात सही तो कह रहा है कि हमारे यहाँ ये संविधान को आकार देगा, राजनीतिक जो फिलॉसफी है, राजनीतिक सिद्धांत की जो है वो क्या करेगा? तो हमारे संविधान को आकार देगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करेगा ये? तो कहता है कि स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ तो आज़ादी का मतलब क्या, ये हमको संविधान बताएगा। हमारे यहाँ न्याय का मतलब क्या, ये भी संविधान बताएगा। तो ठीक है। तीसरा कहता है विधि के शासन, शक्ति पार्थक्य, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांतों की
अर्थवता का परीक्षण करती है, यानी उसके रिलेवेंसी को चेक करती है। बिल्कुल सही बात है, इसके तीनों ही कथन सही हैं। ऑल आर करेक्ट, इसका कूट नहीं दिया है, ऑल आर करेक्ट, कोई बात नहीं, ऑल आर करेक्ट। 47 48 विधि और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि, भारत में विधि का प्रमुख स्रोत क्या है? एक कहता है लॉ और एक कहता है जस्टिस। किसकी बात करते हैं हम लोग लॉ और जस्टिस की बात करते हैं। तो एक लॉ की बात करता है, दूसरा जस्टिस की बात करता है। कहा विधि और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विधि का प्रमुख स्रोत संविधान है। बहुत सही। संविधि, संविधि का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट बना दे। संविधि का मतलब क्या है? जो पार्लियामेंट बना दे वो संविधि। कुछ प्रचलित कानून भी हमारे यहाँ है। बहुत सही बात है, हमारे यहाँ जो सिविल लॉज हैं वो हमने, जो प्रचलित कानून थे उन्हीं को हमने सिविल लॉज में क्या किया है? कन्वर्ट कर दिया है। और निर्णय विधि का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन से जो जजमेंट दिया है वो भी हमारे यहाँ एज अ लॉ है। तो पहला तो सही है। भारत में स्थानीय परिपाटियां और परंपराएं जो संवैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं है वो मान्यता। बिल्कुल सही बात है। देखो, हम जब संविधान बना हमारा तो हमने कहा कि आज के पहले हर वो चीज चलती रहेगी बशर्ते वो संविधान के धाराओं का उल्लंघन न करे। अगर ऐसी कोई परिपाटी है, अगर ऐसा कोई परंपरा है जो संविधान के किसी धारा का, जो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है तो वो चल रही है। जैसे एक परिपाटी हमारे यहाँ ये है कि ब्याह शादी की अगर हम बात करें तो शादी में लड़का बारात लेके जाता है और दुल्हन को ब्याह करके लाता है। ये परिपाटी है। लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि ब्याह ऐसे होगा, दूल्हा ही जाएगा दुल्हन के घर और उसको ब्याह करके लाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। परिपाटी है, एक परंपरा है जो चली आ रही है, तो मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां दूल्हा दुल्हन को ब्याहने नहीं जाता। छोटा उदयपुर गुजरात का एक जिला है, वहां से मेरे कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि छोटा उदयपुर नाम है, छोटा उदयपुर। तो छोटा उदयपुर एक जिला है गुजरात का, छोटा सा ट्राइबल इलाका है और उसमें एक रातवाड़ ट्राइब है। वहाँ पे दूल्हा जो है वो दुल्हन के घर ब्याहने के लिए नहीं जाता है, बल्कि बारात में दूल्हे की बहन दुल्हन की तरह सज करके जाएगी और दुल्हन को ब्याह करके लाएगी और उसके बाद घर आ करके दूल्हा दुल्हन का ब्याह होगा। यानी दुल्हन की विदाई कराने के लिए दूल्हा नहीं जाएगा, कौन जाएगा? हाँ, आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये सत्य है। कभी गूगल पे ट्राई कीजिएगा, आपको मिलेगा। दुल्हन की बहन, दूल्हे की बहन जाती है, वो भी बिल्कुल सज सवर के दुल्हन की भेष में, और वहाँ पे पहले से दुल्हन रहती है, दो दुल्हनों का आपस में ब्याह होता है और उसके बाद आकर के वो दुल्हन जो है वो दूल्हे से ब्याह करती है। उनकी ऐसी मान्यता है कि उनके जो कुल देवता है उनका ब्याह नहीं हुआ है, इसलिए ये परंपरा वो लगातार निभा रहे हैं। तो देखो, दोनों तरह की परिपाटियां हैं हमारे यहाँ, तो दोनों ही क्या है? वैलिड हैं, मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं। कहा कभी कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय न्यायालयों द्वारा, अच्छा ठीक है, और इन परिपाटियों का जो है कोर्ट्स के द्वारा भी ध्यान रखा जाता है। बात तो सही है, अगर परिपाटियां गलत नहीं हैं तो कोर्ट के द्वारा उनका ध्यान रखने में कहीं कोई समस्या नहीं। भाई मान्यता है और वो मान्यता से हमारे संवैधानिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं, तो ये सही है। सी इज द राइट आंसर। यदि भारत में प्रतिस्पर्ध संघवाद को बढ़ावा देना हो, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सहायक हो सकता है? देखिए, प्रतिस्पर्धी संघवाद की अगर हम बात करें, ये दरअसल प्रतिस्पर्धी संघवाद है, कॉम्पिटिटिव यूनियनिज्म या यूनियनिज्म कर लीजिए। प्रतिस्पर्धी संघवाद को अगर आपको बढ़ावा देना हो तो उसके लिए कौन से नियम हैं? देखो यार, संघवाद तब बढ़ेगा जब राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी। एक लाइन में समझ लो, संघवाद तब बढ़ेगा जब राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी। किसमें? केंद्रीय मामलों में या किसी मामले में। तो जब राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी तो ही संघवाद बढ़ेगा, अदरवाइज संघवाद नहीं बढ़ेगा। तो कहता है टॉप टू बॉटम दृष्टिकोण नहीं। टॉप टू बॉटम का मतलब होता है कि हर बात सेंटर से जो है प्रोविंसेस को बताई जाए या उसको थोपा जाए। ऐसे थोपने से नहीं चलेगा, संघवाद नहीं बढ़ेगा। राज्यों की कर राजस्व में हिस्सेदारी बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। अगर राज्यों को और पैसा आप दे देंगे, कर हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तीसरा कहता है कि राज्यों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए समिट का आयोजन करना। बिल्कुल, राज्यों को भी निवेश को आकर्षित करने का हक है। अगर राज्य पावरफुल होगा तो ही संघवाद पावरफुल होगा, राज्य पावरफुल नहीं होगा तो संघवाद पावरफुल नहीं होगा। 2 और 3 इसका सही जवाब डी है।
50वां सवाल आपके स्क्रीन पे, भारतीय राज्य व्यवस्था की गैर संघीय प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरदायी नहीं है। आइए बात करते हैं 50वें सवाल की। ये कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की गैर संघीय प्रकृति के लिए कौन सा विकल्प उत्तरदायी नहीं है। देखो, गैर संघीय प्रकृति का मतलब होता है कि आपको फिर से क्या करना है, जो संघवाद है या उसका जो नॉन यूनिलिज्म का फैक्टर है उसकी बात कर रहा है। तो पूछ भी कह रहा है उत्तरदायी नहीं है। ए कहता है जैसे गैर संघीय, ध्यान दीजिएगा, संघीय प्रकृति की बात करेंगे, यानी वो लक्षण जो संघीय प्रकृति का लक्षण होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। वो लक्षण जो किसका लक्षण होगा, जो संघीय प्रकृति का लक्षण होगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा इसमें। ठीक है, आइए देखा जाए प्रश्न में। दरअसल कॉन्सेप्चुअल सवालों में ना सवाल को 2 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर सवाल आप 2 बार नहीं पढ़ेंगे तो कई बार आप क्या करेंगे कि बचकानी गलतियों से सवाल को गलत कर देंगे, या बचकाने हरकतों से आप सवाल को गलत कर बैठेंगे। तो सवाल को पढ़िए ठीक से कि सवाल में पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। भारतीय संघ में कुछ शक्तियां नहीं थे, बात तो सही है, संघ में शक्तियां हैं जो केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तिशाली बनाते, जैसे कल संविधान। अच्छा, इससे संघवाद का बहुत लेना देना है नहीं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कहता है ये बी हो जाएगा, ये सी होगा और ये डी होगा। सवाल अधूरा है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें चौथा ऑप्शन है नहीं और ये तीनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। ठीक है, आइए 51वें सवाल की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक लक्षण विद्यमान है। दरअसल अभी ये प्रश्न भी मैं ही बना रहा हूँ। इनफैक्ट हालत इतनी खराब है मेरी कि इसे टाइप भी मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे अगले सवाल की। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संघात्मक लक्षण विद्यमान है। संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही बात, संविधान सर्वोच्च और संघात्मक लक्षण है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। देखिए, संघात्मक लक्षण में जो है राज्यों के बीच क्या होगा, शक्तियों का विभाजन है, ये संघात्मक लक्षण है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी संघात्मक लक्षण है। तो ये तीनों ही संघात्मक लक्षण है। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, डी। अगला सवाल कहता है कि भारत संविधान में परिसंघ फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं है। ठीक है, 52वां सवाल कहता है कि फेडरेशन शब्द का उपयोग नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो सही है। हमारे यहाँ क्या कहा गया है, यूनियन कहा गया है, फेडरेशन कहीं कहा ही नहीं गया है। आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 01 अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, तो टर्म यूनियन यूज किया गया, पहला सही है। देश के विशाल आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया, बिल्कुल सही बात है। हमने यूनियन इसलिए अपनाया कि हमारे यहाँ इतना विशाल देश है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और देश में दक्ष प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए संघ अपनाना बहुत जरूरी था। और कहता है संविधान का लचीलापन संविधान को एक संघीय विशेषता, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो संघीय व्यवस्था रखा है हमने, हालांकि ये गैर संघीय विशेषता है, गैर प्रसंघीय विशेषता है, लेकिन फिर भी हमने रखा है क्योंकि हमें एक बेहतर संघवाद की स्थापना करना, एक संघीय विशेषता है, ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ये एक लचीला संविधान जो है गैर संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, गैर संघीय। लचीला संविधान जो है संघवाद में नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो कहता है कि कथन 3 सही नहीं है। और अब पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल और केवल इसमें 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है, सही बात है। चलिए 1 और 2 सही है। ठीक है, 53वां सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। बात तो सही है। संवैधानिक सरकार जो है, संवैधानिक सरकार
एक बार फिर से पढ़ता, संवैधानिक सरकार यानी वो सरकार जो संविधान के अनुसार चलेगी। तो कहता है जो राज्य की सत्ता, नहीं सत्ता के हित में नहीं, इंडिविजुअल के हित में। देखो यहाँ पे गलत कर दिया, अगर इंडिविजुअल के हित में या मासेज के हित में, सरकार के हित में नहीं, व्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध है हमारे यहाँ, किसके हित में है? तो राज्य की सुरक्षा। किसके हित में है? तो समुदाय। तो हम लोग राज्य की रक्षा के हित में करेंगे, राज्य सत्ता के हित में। ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। जो व्यक्ति स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिभा, हाँ ये सही, दूसरा सही। देखिए संवैधानिक सरकार क्या करेगा कि व्यक्ति की आजादी के लिए राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाएगा। आप जितना भी फंडामेंटल राइट देखेंगे तो फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट है? तो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगेंस्ट द स्टेट है। क्या है? अगेंस्ट द स्टेट, वो राज्य के खिलाफ है। तो केवल 2 यानी बी इसका सही जवाब है। आइए 54वें सवाल पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ तो है, संसदीय संप्रभुता हमारे यहाँ ये भी है, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व। ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ जो है वो मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, हमारे यहाँ विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। और संसदीय संप्रभुता भी हमारे यहाँ संवैधानिक संप्रभुता कहिए इसको, संसदीय नहीं है हमारे यहाँ, ये भी नहीं है हमारे यहाँ संवैधानिक संप्रभुता है। जो है वो सर्वोच्च कौन है? संविधान है। संवैधानिक संप्रभुता हमारे यहाँ है। विधिक उत्तरदायित्व हमारे यहाँ नहीं है। प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, तो ये तीनों नहीं है। भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सा अच्छा सही नहीं है पूछा है, तो 2, 3 और 4 यानी सी इसका सही जवाब है। 2, 3 और 4। देखिए संसदीय संप्रभुता हमारे यहाँ क्यों नहीं है? कई बार संसद के द्वारा बनाए गए विधियों को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। ठीक है, कई संविधान संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, इसलिए हमारे यहाँ संवैधानिक संसदीय संप्रभुता नहीं है। 55वां सवाल देखते हैं हम लोग। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त समूह सरकार बनाता है। बात तो सही है कि बहुमत प्राप्त जो दल है वो ही क्या बनाएगा? तो बहुमत प्राप्त दल का नेता ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा और बहुमत प्राप्त दल का नेता ही राज्यों में मुख्यमंत्री बनेगा। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल सही बात है। आपको मैंने संसदीय कमेटियां पढ़ाई हैं, तो संसदीय कमेटियां जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है वो सरकार को एडवाइस भी करती है और गाइड भी करती है और उसको कंट्रोल भी करती है। तो ये 1 और 2 दोनों बी इज द राइट आंसर। 56वां हम लोग देखते हैं। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। देखिए सवाल ये है कि जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान है वो लोकतांत्रिक देश हैं। जैसे चीन, वेनेजुएला इसका उदाहरण है, चाइना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। संविधान और लोकतंत्र का बहुत संबंध नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, ये बात सही है। संविधान बताएगा कि समाज कैसा, जैसे आज हमारे यहाँ संविधान बताता है कि हमारा समाज जो है वो समाज कैसा होगा, तो संविधान ही समाज की दशा और दिशा तय करेगा। केवल 2, बी इज द राइट आंसर। 57 क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित विकल्प सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल जरूरी है लोकतंत्र के लिए। व्यक्ति की गरिमा लोकतंत्र में रखी जाती है और विधि के समक्ष समता भी लोकतंत्र में है। बहुसंख्यक का शासन नहीं, बहुमत वाले दल का शासन। बहुसंख्यकों का शासन नहीं, बहुमत वाले दल का शासन होगा। ये गलत है, तो इसका आंसर डी है, बहुमत वाले दल का। बहुमत का शासन तो हम कह सकते हैं, बहुसंख्या का शासन हम नहीं कह सकते। ठीक है, अगला सवाल 58। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार कर, भाई ध्यान लगा लो, ध्यान लगाने कह रहा है एक सवाल। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।
संसदीय व्यवस्था के तहत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भाई कथन तो सत्य है, बिल्कुल सही बात है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे एमपी और एमएलए हैं, क्या ये प्रशासन को, क्या ये आईएएस, पीसीएस, आईपीएस इनको प्रभावी रूप से कंट्रोल करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं। संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है, असत्य पूछा है, दूसरा असत्य है। 59वां सवाल, 59वां सवाल, राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह कार्यकाल की अवधि के मामले में संवैधानिक रूप से विधायिका से क्या है? स्वतंत्र। देखिए ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षीय प्रणाली में सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति और कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट नॉट responsible towards legislature। इसे नियत कार्यकारी शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहता है कि अध्यक्षीय प्रणाली में हाँ, नियत कार्यकारी शासन है, एग्जीक्यूटिव, पूरा एग्जीक्यूटिव शासन है इसके पास, तो एग्जीक्यूटिव शासन है, यानी पहला भी सही और दूसरा भी सही है। इसका जवाब सी होगा। इसके दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। आइए बात करते हैं 60वें प्रश्न की। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों होता है। बिल्कुल सही बात। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होगा? तो सरकार का भी हेड होगा और राज्य का भी हेड होगा। किचन कैबिनेट की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है। जी, किचन कैबिनेट क्या होता है कि कुछ 4-5 चुने हुए लोगों का एक दल होता है और यह जो है इसका चयन राष्ट्रपति अपने सलाह और सहायता के लिए करता है। तो इसकी प्रकृति सलाहकारी है, बिल्कुल सलाहकारी है। राष्ट्रपति इसके निर्णय के अनुसार इसके सलाह के अनुसार निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कृत्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी। कांग्रेस वहां का क्या है? लेजिस्लेटिव, वहां का विधानमंडल है, वहां की विधायिका है कांग्रेस, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। बिल्कुल तीनों ही सही है। ऑल ऑफ दीज होगा इसका सही जवाब, तीनों सही है। ठीक है, सरकार के संसदीय रूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और अधिनियमों के अधीन विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। बात तो सही है। हमारे यहाँ जो है कार्यपालिका क्या होगा? विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ध्यान दीजिए, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार कहते हैं और इसी रूप को जो है हम लोग ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। दूसरा भी सही है। रूस, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका में इस प्रकार की सरकार है नहीं। तीसरा गलत हो गया। यहाँ पे अध्यक्षीय शासन है, यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, इसलिए केवल 1 और 2 सही है। 62वां सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान की एकात्मक विशेषता है? देखिए हम लोग बहुत सारा सवाल इस पे कर चुके हैं एकात्मक विशेषताओं पे, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। 62वां सवाल, एकात्मक विशेषता कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है, राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती। बात तो सही है, बात तो सही है कि करती है। और लोकसभा भारत के लोगों का समग्र रूप से करती है। लेकिन ये बात सही तो है, लेकिन यह एकात्मक नहीं बल्कि संघीय व्यवस्था है। ये जो विशेषता है ये सही तो है, लेकिन कैसी विशेषता है? संघीय विशेषता है। संघ सूची में राज्य सूची से अधिक विषय होते हैं। जी, ये एकात्मक विशेषता है। ये उसे संघ की तरफ झुकाव। देखो, जब भी संघ को ताकतवर बनाओगे तो विशेषता एकात्मक हो जाएगी।
संविधान का अधिकांश हिस्सा संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, या तो साधारण बहुमत से या तो विशेष बहुमत से। बिल्कुल सही बात है, संविधान का अधिकांश हिस्सा संशोधित किया जाता है और इससे भी संसद ही मजबूत होता है, केंद्र मजबूत होगा तो ये भी एकात्मक व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब 2 और 3, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में आपको क्या क्या नहीं मिलेगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था की हम जब भी बात करेंगे तो पहली बात यहां पे आपको क्या मिलेगा? दोहरी कार्यपालिका। पहले विशेषता पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है एक प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति, पीएम और प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां पर जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 75 अगर आपने पढ़ा है तो पूरी सरकार लोकसभा के प्रति क्या है? समर्पित है। और नेतृत्व किसका होगा? प्रधानमंत्री का। सीधी सी बात है कि पीएम ही क्या होगा? इसमें लीडर होगा। और कार्यपालिका एकल नहीं होगी, दोहरी होगी, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों होगा। तो 1 और 2 सही है, ए इज द राइट आंसर। और आइए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, 64वां सवाल। संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। आइए अंतर देख लेते हैं। संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है, बिल्कुल सही बात, लिखित संविधान होगा। एकात्मक व्यवस्था में लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात। संघीय व्यवस्था में अनम्य संविधान होता है, नहीं, संघीय व्यवस्था में हाँ अनम्य, कठोर संविधान, सही बात है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में अनम्य अथवा अनम्य संविधान होता है। देखो, एकात्मक व्यवस्था में जो है वो संविधान कठोर हो भी सकता है और लचीला, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। संघीय व्यवस्था में द्विसदनात्मक विधायिका, बिल्कुल सही बात है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक सदनीय व्यवस्था, ये भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा भाई, संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है, जबकि एकात्मक में एक सदनीय विधायिका भी हो सकती है। नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये दोनों जो है इधर होता। तीसरा सवाल जो तीसरा स्टूडेंट कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में द्विसदनात्मक विधायिका होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक सदनीय विधायिका होती है। हाँ ठीक है, एकात्मक में एक सदनीय नहीं होते, एकात्मक में द्विसदनीय अथवा एक सदनीय हो सकती है। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, द्विसदनीय भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत हो गया इस लिहाज से, क्योंकि ये दोनों हो सकता है, केवल एक सदनीय नहीं होगा। संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है, एकात्मक व्यवस्था में नहीं, गलत है। देखिए, संविधान सर्वोच्च दोनों में हो सकता है, और संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है। एकात्मक में जैसे एक देश है जापान में संविधान सर्वोच्च है। जापान में क्या है? संविधान सर्वोच्च है। एक देश है ब्रिटेन, वहां पे संविधान है ही नहीं, तो संविधान सर्वोच्च भी नहीं है। वहां पे संविधान अलिखित है ना भाई, वहां पे संविधान सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च नहीं है संविधान वहां पे। तो इसका जवाब होगा 3 और 4, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों गलत है स्टेटमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसमें हम लोग 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं। 10,000 से ज़्यादा MCQ, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, कॉपी इवैल्यूएशन, वीकली रिव्यू और 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज। और हम आपके रथ को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही जुड़े हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम सारथी से। और यहीं पे ये पहला टॉपिक का तीसरा क्विज समाप्त होता है। आप का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।